Question have 15.10 show that induced EMF E and del phi over delta t have the same units। बेटा हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो फाई एंड ये आपके पास बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ ई एंड डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी इनके जो यूनिट्स हैं वो क्या हैं, सेम हैं। तो पहले हम लेते हैं आपकी बेटा लेफ्ट हैंड साइड कह लें या फिर बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर लेते हैं, वो ले लेते हैं। अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसका यूनिट क्या होता है, जल्दी से बोलिए। हाँ, इसका बेटा यूनिट क्या होता है, वोल्ट्स होता है। अब इसका यूनिट वोल्ट्स इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ और जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये काज एंड इफेक्ट है, दोनों का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, सेम होता है। अब अगर हम बेटा बात करते हैं यहाँ पर वोल्ट्स की, तो जो वोल्ट है आपने पढ़ा था V इज इक्वल टू W ओवर Q, W ओवर Q पढ़ रखा है आपने, राइट, ये चीज पढ़ी हुई है। अब अगर बेटा यहाँ पर आप V का यूनिट है वोल्ट, लेकिन अगर हम इसके दूसरे यूनिट्स देखते हैं, बेस यूनिट होते हैं, एक होते हैं ड्राइव्ड यूनिट, राइट। तो बेटा अगर हम वर्क का यूनिट देखते हैं तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जाउल। क्या होता है, जाउल। और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा हम यहां पर क्या चीज पुट कर सकते हैं, वोल्ट्स की जगह पर जाउल ओवर कूलम लिख सकते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे जाउल ओवर कूलम C। अब जाउल की बात करें तो बेटा W आपने पढ़ रखा है, W इज इक्वल टू एफ डी। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा न्यूटन मीटर। तो आप ये जाउल की जगह पे ये भी पुट कर सकते हैं, न्यूटन मीटर। समझ आ गई ना बात। तो खैर हमें यहां तक रखना है। अब इसके यूनिट्स इस तरफ चलते हैं, जरा इसके इक्वल यूनिट्स प्रूव करने हैं। अगर ना हुए तो हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे दोबारा से। ओके, डेल फाई ओवर डेल टी। डेल फाई का यूनिट क्या होता है, हमें कैसे निकालना है बेटा, हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए होता है, राइट। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। लेकिन बी का यूनिट क्या होता है ये हमने फाइंड करना है। बी का यूनिट फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है, एफ इज इक्वल टू आई एल बी, आप लोगों ने पढ़ रखा है, राइट। अब B का यूनिट चाहिए, B इधर मैं रखता हूं, फोर्स के नीचे आ जाएगा आई एल आ जाएगा। फोर्स का यूनिट होता है बेटा न्यूटन। नीचे आ गया बेटा आपके पास आई करंट है, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर्स। और लेंथ का यूनिट, B का यूनिट हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास B का यूनिट आ गया न्यूटन, एम्पेयर इनवर्स 1 एंड मीटर इनवर्स 1। एरिया का यूनिट क्या है बेटा, मीटर स्क्वायर। अब देखिए 2 - 1 तो बेटा मीटर क्या आ जाएगा, +1 में आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल जो यूनिट बचेगा वो बचेगा न्यूटन एम्पेयर 1 और मीटर आ जाएगा। ये आपके पास बेटा यूनिट आ गया। किसका यूनिट आ गया, फ्लक्स का यूनिट आ गया, राइट। तो हम इसको यहां पर लिखते हैं बेटा न्यूटन एम्पेयर 1 मीटर डिवाइडेड बाय इसका यूनिट आ गया आपके पास बेटा सेकंड। तो बेटा इसको रीअरेंज करिए, न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय एम्पेयर सेकंड, इस तरह से। अब जो न्यूटन मीटर है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू द वर्क। और वर्क का यूनिट क्या है, जाउल। वर्क का यूनिट क्या है बेटा, जाउल। तो हम इसकी जगह पे बेटा क्या लिखेंगे, जाउल लिखेंगे। और नीचे एम्पेयर सेकंड कैसे आएगा, हमारे पास एक फार्मूला था, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। यहां से बेटा क्यू की वैल्यू निकालें तो क्यू आ जाएगा आई मल्टीप्लाई बाय टी। आई का होता है एम्पेयर और टी होगा सेकंड। तो एम्पेयर सेकंड किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू के। क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो बेटा यहाँ पर एम्पेयर सेकंड की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, कूलम्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा जो यूनिट्स हैं आपके, ये फ्लक्स डेल फाई ओवर डेल्टा टी का जो यूनिट है वो आपके पास इक्वल हो गया जाउल सेकंड, जो कि किसके इक्वल है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ए के इक्वल है। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक कुछ चीज़ पूछनी तो नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब बेटा नेक्स्ट हमारे आसान से क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। When an electric motor such as an electric drill is being used, बेटा जब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक मोटर इस्तेमाल की जाती है, उसने कहा कि मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक ड्रिल, क्या ये एक जनरेटर के तौर पर काम कर रही होती है उस वक्त, इफ अगर सो व्हाट इज द कंसिक्वेंस ऑफ दिस। एक बात सुनिए, उसने कहा कि हमारे पास एक मोटर है। अब वो मोटर क्या है, एक फर्ज कर लें एक इलेक्ट्रिक ड्रिल है या इलेक्ट्रिक मोटर है। उसने कहा वो जो इलेक्ट्रिक मोटर है जब वो काम कर रही है, क्या उस वक्त वो जनरेटर के तौर पर काम कर रही होती या नहीं होती। अब अगर हम बेटा मोटर या जनरेटर की बात करें, दोनों में एक चीज तो कॉमन है, वो क्या होती है कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड और साथ में क्वाइल, जो कि जनरेटर में भी है और मोटर में भी है। फर्क इतना सा था, हमने मोटर में पढ़ा था कि बेटा मोटर में जब करंट पास करते हैं तो उसकी एक साइड नॉर्थ बनती है, तो नॉर्थ साइड उसको रिपेल करती है, वो दूसरी तरफ चला जाता है, राइट। ऐसे यही पढ़ा था ना हमने। अब देखें जब मोटर काम करेगी, जब इलेक्ट्रिक ड्रिल से आप काम करवाएंगे
इलेक्ट्रिक ड्रिल की मदद से जब काम करवाएंगे तो बेटा ये कॉइल जो है ये इसके अंदर मूव करेगी कि नहीं करेगी, मूव करेगी। अब अगर ये उसके अंदर मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर पड़ा है, इधर मैग्नेट नॉर्थ से साउथ की जानिब जा रही है फील्ड लाइंस, तो बेटा ये जब कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमेगी तो फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा। तो फैराडे ने हमें क्या कहा था, उसने हमें यही तो कहा था कि जब ये कॉइल घूमेगी तो फ्लक्स चेंज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा यहां पर जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ लाजमी आएगी। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रही है तो इंड्यूस्ड करंट भी आएगा। तो इसका मतलब ये जनरेटर के तौर पर भी काम कर रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है साथ में अपने अंदर। क्लियर हुआ पॉइंट। तो जब कोई भी मोटर है, बेशक वो फैन ही क्यों ना हो, तो जब हम इसको चलाएंगे तो ये जनरेटर के तौर पर भी काम कर रहा होता है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होती है। क्लियर है। तो इतना सा आंसर है इसका। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, कैन अ डीसी मोटर बी टर्न्ड इनटू द डीसी जनरेटर। बेटा क्या हम डीसी मोटर को डीसी जनरेटर में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज किया जा सकता है, लेकिन एक चीज का हमें यहां पर ख्याल रखना है। वो क्या है बेटा, सबसे पहले कौन कौन सी चेंजेस करनी है? वो ये है कि बेटा आपके पास एक परमानेंट मैग्नेट आपको लेके आना पड़ेगा। आपको क्या चीज इंसर्ट करवानी पड़ेगी बेटा? आपको एक परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि डीसी जनरेटर में हम हमेशा बात करते हैं कि भाई एक परमानेंट मैग्नेट होगा। आपने अगर जनरेटर, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर पढ़ा होगा, उसमें एक चीज हमने चेंज की थी, दैट वाज अ स्लिप एंड स्प्लिट रिंग। तो इसका मतलब यह हुआ कि बेटा पहली बात हमें परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी बात बेटा, जब डीसी जनरेटर बनाना है तो हमें क्या चीज इस्तेमाल करेंगे? स्लिप के स्प्लिट रिंग। स्प्लिट जो रिंग्स होंगे बेटा वो हमें क्या करने पड़ेंगे? इस्तेमाल करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे बेटा? स्प्लिट आ गया ना, ये ले स्प्लिट, ये ले बेटा स्प्लिट। ठीक है, तो स्प्लिट रिंग इस्तेमाल करना पड़ेंगे। तो उसके नतीजे में आपके पास जो डीसी मोटर है वो किस में चेंज हो जाएगी? डीसी जनरेटर में। लेकिन एक चीज और आपको ऐड करना पड़ेगी, डीसी मोटर में हम हमेशा ये जो कॉइल होगी, इस कॉइल को बेटा हम अटैच करते हैं। बेटा डीसी मोटर की बात कर रहा हूं, डीसी मोटर में हम इस कॉइल के टर्मिनल्स को अटैच करते हैं किसके साथ? बैटरी के साथ। किसके साथ? बैटरी के साथ। बेटा जब आपको इस डीसी जो आपके पास ये है डीसी मोटर है, इसको जब डीसी जनरेटर के अंदर चेंज करना है तो उस वक्त बेटा आपको ये एक्सटर्नल सोर्स बैटरी को रिमूव करना पड़ेगा और यहां पर कोई लोड यानी कि कोई रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। समझ आ गई बात? क्या लगानी पड़ेगी? तीसरा पॉइंट, हमें रेजिस्टेंस बैटरी की जगह पे बैटरी रिप्लेस किससे करनी है? हाँ जी, बैटरी रिप्लेसेस बाय लोड और रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। और एक आखिरी पॉइंट बेटा, इसके अंदर करंट तभी प्रोड्यूस होगा जब कॉइल घूमेगी, और कॉइल को हमें घुमाना पड़ेगा, हमें किसी मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि मैकेनिकल एनर्जी के जरिए से ये कॉइल मूव करे। तो 4 पॉइंट हमारे पास आ गए बेटा, हम मैकेनिकल एनर्जी देंगे और ये जो मैकेनिकल एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी हम इस्तेमाल करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी टू रोटेट कॉइल, कॉइल को घुमाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये 4 आपके चेंजेस करना पड़ेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज इट पॉसिबल टू चेंज बोथ द एरिया ऑफ द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द लूप एंड स्टिल नॉट हैव एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप। उसने कहा कि ये हमारे पास लूप है, देखें ये एक लूप है और ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, ये लूप है और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। अब उसने कहा क्या? क्या? हाँ जी बेटा रुक जाएं 4 मिनट 5 मिनट। अनम जाइए आप। आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, टेंशन नहीं ले, सभी जा रहे हैं? चले जाओ। अनम गुजरिए बेटा आप। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। आखिरी क्वेश्चन है, गौर से सुन लें एक बार बेटा। अब यहाँ पे क्या लिखा गया? उसने कहा क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को चेंज करें और इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ ना आए? गौर से सुनिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडे ने कहा था प्रोड्यूस होगी, उसका फार्मूला था डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। जब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या आएगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और हमें मालूम है कि फ्लक्स कैसे चेंज होगा? फ्लक्स हमें मालूम है डेल फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ऐसे ही है।
फ्लक्स इस चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब वो क्या कह रहा है, हमने कहा था, हमने पढ़ रखा था कि अगर बी चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, अगर एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, लाजमी होगा। क्योंकि अगर एरिया बेटा आपके पास 2 मीटर स्क्वायर है, 2 मीटर से 1 आ जाए तो जारी बात आंसर कम होगा कि नहीं, हो जाएगा ना, तो फ्लक्स चेंज होगा। अब उसने कहा कि भाई हम मैग्नेटिक फील्ड बी भी चेंज करते हैं, हम एरिया ए भी चेंज करते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है दोनों चीज़ों को चेंज करने के बावजूद आपके पास जो फ्लक्स है वो चेंज ना हो, आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ ना आए? क्या ऐसा पॉसिबल है? बेटा बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया को एक हिसाब से चेंज करें, यानी कि एक स्पेसिफिक एडजस्टमेंट, यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बी बढ़ा रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो हम एरिया उतना ही कम कर दें। सपोज दैट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी है 45 और एरिया था 90। अब हमने क्या किया, हमने मैग्नेटिक फील्ड बी चेंज की, मैंने इसकी स्ट्रेंथ 45 से 90 कर दी और एरिया जो है वो 90 से कितना कर दिया, 45। तो बेटा क्या रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यानी कि आपको मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया ए को एक बड़ी कंडीशंस के साथ एडजस्ट करना है, यानी कि अगर आप इन दोनों को एक हिसाब से एडजस्ट करें कि इनका जो प्रोडक्ट है वो सेम आए, तो प्रोडक्ट सेम आएगा तो बेटा हमारे पास फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगी, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ की शर्त है वो फ्लक्स के चेंज होने से आएगी, तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है इन दोनों कंडीशंस में, तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आने वाली। यहाँ पर क्लियर है?